हमारा फोर्थ चैप्टर शुरू हो रहा है और ये फोर्थ चैप्टर भी बहुत सुंदर है। हर एक चैप्टर आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमने पहले भी जाना कि हर एक चैप्टर जो हमने पहले ज्ञान लिया उससे आगे, अगर आपने अभी तक पहले का नहीं सुना है, कोई भी अभी मास्टर्स हमारे साथ में हमारे दोस्त जुड़े हैं तो अभी तो कुछ नहीं, अगर टाइम मिले तो आप लोग पहले का भी सुन लीजिएगा। तो फोर्थ चैप्टर है हमारा ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स। हम पढ़ रहे हैं जो डिस्पेंजा, डॉक्टर जो डिस्पेंजा द्वारा लिखित पुस्तक बिकमिंग सुपरनैचुरल। और जो डिस्पेंजा, डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं वो बहुत ही फेमस हैं और आज भी वो इतना सारा कार्य कर रहे हैं, लोगों को तरह तरह के मेडिटेशन सिखाते हुए। एक उन्होंने एक न्यूरो ब्रेन रिवोल्यूशन ला के रखा है जहाँ पे सिर्फ व्यक्ति को कुछ भी नहीं, सिर्फ मेडिटेशंस के द्वारा और उनकी स्टडी जो रिसर्च करते हैं वो, और बहुत सारे रिसर्च अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग उनके जो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ रिसर्च कर करके उन्होंने बहुत सारे मेडिटेशंस डेवलप कर रहे हैं जो आज ह्यूमैनिटी को बहुत हेल्प कर रहे हैं अपने आप को रिकवर करने में। और आजकल जहाँ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उनके द्वारा जो इतने भी मेडिटेशंस हैं और जो हम यहाँ सीख रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं कि किस तरह से ये कार्य करते हैं मेडिटेशंस, वो दुनिया को बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे ये जो उनका एक बहुत ही फेमस टॉपिक है, ब्लेसिंग्स ऑफ द एनर्जी सेंटर्स, और इस टॉपिक पे ही बहुत सारे मेडिटेशंस हैं उनके डेवलप। हम आज जानते हैं कि क्या है ब्लेसिंग्स ऑफ द एनर्जी सेंटर, का मतलब क्या है और एनर्जी क्या है। तो अभी तक हमने जाना, डॉक्टर जो डिस्पेंजा बता रहे हैं कि अभी तक हमने जो पिछले के 3 चैप्टर्स थे उनमें हमने जाना कि लाइट क्या है, लाइट के बारे में जाना है ना, इंफॉर्मेशन के बारे में जाना कि हाँ, हर एक के पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट भी है और इंफॉर्मेशन भी है, उस सबके पास कुछ ना कुछ हमें ज्ञान है। और एनर्जी है, एनर्जी और जो ऊर्जा है और चेतना के बारे में जाना हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना हमने किस तरह से। तो आज हम वो कहते हैं इसको हम और डीपली जानते हैं। चलिए, ये अभी तक हमने जाना कि अच्छा ऊर्जा है, चेतना है। अब ये ऊर्जा चेतना का मतलब क्या है, इससे हम क्या कहते हैं। हम किसी से कहते हैं कॉन्शियसनेस या चेतना, जो हम बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है ना। और जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा कैसे है हमारे अंदर, क्या होता है उससे। और लाइट की जब हम बात करते हैं कि हम सब, हमने कहा कि लाइट्स हैं, हम कहते हैं ना वी आर लाइट बीइंग्स, लाइट का मतलब क्या है। और जब ये सब है तो हमारे हम वो जो एनर्जी रूपी, ऊर्जा रूपी इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे ले सकते हैं, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो कहते हैं कि हम पहले से जैसे जाने हैं कि हम जो हमारा यूनिवर्स है ना, तो उसके बारे में हमने जाना कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो लाइट से बना हुआ है ना। तो ये लाइट या फिर इंफॉर्मेशन, एनर्जी और कॉन्शियसनेस से बना है, यानी जो ब्रह्मांड है वो चेतना से बना है। हम अभी लिटरली अगर जो भी अभी ध्यान में आए हैं और जो भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये जरूर चुना है कि सब कुछ जो बना है धरती पे वो चेतना से बना है, परमात्मा की चेतना से बना है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने इतना जाना कि यूनिवर्स में सब कुछ है वो लाइट बना है, एनर्जी से बना है, या इसको कह लो कॉन्शियसनेस से बना है ना। और उसको अगर हम और साइंटिफिक वर्ड्स में बोले तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से बना हुआ है हमारे। तो अब ये जो विद्युत आकर्षण क्षेत्र है जो हमारी पृथ्वी के भी चारों तरफ है, हमारे तरफ चारों तरफ भी है, ये हमने पिछले लेसन्स में जाना कि हमारा जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, हमारे चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हमारा ऑरा है, जो हमारी हम अगर कोशों के बारे में कहें तो हमारा प्राणमय कोश हमारा जो है वो कैसा है ना। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा एथरिक बॉडी है जो कि प्राणमय कोश का पार्ट है, वो उसके बारे में अगर हम और समझें तो वो सबका होता है, सभी चीजों का, कोई भी जो मैटर है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है ना, इसको सेपरेट करना
नहीं, इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जो भी हम चार चीजों के बारे में बात करें, लाइट है, इंफॉर्मेशन है, एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, यानी कि चेतना है, ऊर्जा है, ज्ञान है, और जहाँ पे भी प्रकाश है, तो इसको हम अलग नहीं कर सकते। ये सब चीजों को हम, ये सब साथ हैं, साथ हैं तभी परिपूर्ण है। ठीक है। तो हमारे, हम जो भी कुछ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं मैटर, है ना, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, जो भी अभी भी आप अपने पास देख रहे होंगे, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे वो कोई जगह है, चाहे वो लोग हैं, है ना, चाहे कुछ भी आपको सामने दिख रहा है, तो वो सारी चीजें किस चीज से है? इन चारों चीजों, उनके अंदर है। और क्योंकि ये सारी चीजें हैं, तो ये जो दिख रही हैं हमें, दिखने में हमने इनको तत्व बना दिया अलग अलग, है ना, कि हाँ लोग हैं, नाउन्स में जितने भी हम कहते हैं ना, वो सारी चीजें, तो कहते हैं हमने तो इतना अलग अलग कर दिया, पर ये एक इनफाइनाइट इनविजिबल फ्रीक्वेंसी है। तो क्या है, ये सारे जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये एक, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, और ये हमेशा से हैं। इतनी है जैसे कि एक सागर है, सागर क्षेत्र है, और सारे के सारे में कहीं ना कहीं एक इनकोडेड ज्ञान है। उन सब में एक कोडेड ज्ञान है, उन फ्रीक्वेंसीज में। तो चाहे कुछ भी है, तो हम कहते हैं ना कि हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी है, अभी उसको और बढ़ाना है ताकि हम आकाशीय रिकॉर्ड देख सकें, हम लोगों से बात कर सकें। बहुत लोग हैं, वो उन फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हैं, है ना, कहीं ना कहीं, क्योंकि किसी जन्म में उनकी फ्रीक्वेंसी वैसी रही होगी और कहीं वो ट्यून हो जाती है, या फिर इस जन्म में उनकी इतनी, उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी रही है या लो फ्रीक्वेंसी रही है, जुड़ते हैं। तो वही चीज यहाँ पे वो बता रहे हैं कि सारी जितनी भी हम देख रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हम नहीं देख रहे हैं, उन सब में एक फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो हम अगर कहेंगे, तो हमारे अंदर क्या है, इसका मतलब क्या है, कि हम, कि हमारी जो बॉडी है, वो लाइट, इंफॉर्मेशन और एनर्जी से ही नहीं बनी है, बल्कि हमारे कॉन्शियस बीइंग, यानी कि हमारी जो बॉडी है, वो ग्रेविटी में जो हमारे कॉन्शियस है, हमारी चेतना है ना, वो इस तरह से जुड़ी है एक दूसरे के साथ, कि वो, उसने एक पैकेज बना दिया, एक ऑर्गेनाइज पैकेज। जैसे हम सामान लगाते हैं ना, कहीं ट्रैवल करते हैं, तो हर एक का रखने का स्टाइल अलग होता है। कोई कैसे अपना सूटकेस लगाता है, कोई अपना सूटकेस कैसे लगाता है, हर एक अपनी तरह लगाता है। वैसे ही ब्रह्मांड में जो ये चेतना है अलग अलग, वो उस तरह से ऑर्गेनाइज हो गई है। कॉन्शियस बीइंग्स आर ऑर्गेनाइज ग्रेविटेशनली, एक इस तरह से, जो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पैकेज्ड है। तो ये जो है, वहां से जब ये पैक्ड है, तो वहां से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, वो लगातार आ रही है, वो लगातार भेज रहे हैं, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स पकड़ रहे हैं, वो रिसीव भी कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि अभी मोबाइल फोन का जमाना है, यहाँ पे उन्होंने जो डॉक्टर जो डिस्पेंसर ने रेडियो की बात करी है, सेल फोन की बात करी है, वो कहते हैं जैसे रेडियो, आज भी हम अगर एफएम को हमें ट्यून इन करना पड़ता है, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं या घर में कहीं पर भी, तो आप क्या करते हैं, घुमाते हैं या फिर उसका सेट करते हैं, है ना, वो चैनल को कहीं पर, और उस फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं जहाँ पे भी आप सुनना चाहते हैं, उस उस पर्टिकुलर चैनल को। ऐसे ही सेल फोन, वाईफाई चल रहा है ना, कई बार जो आपके फोन के सिग्नल हैं, आपने जो नेटवर्क में, जिस नेटवर्क में है, वो नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो, इधर उधर भागते हो, ताकि आप वो उस फ्रीक्वेंसी में आ जाओ जहां पर आपको सिग्नल मिलेंगे। तो वैसे ही क्या है कि सारे जो हम, ये तो किसी ना किसी ने, जिसने भी ये बनाया है कि हाँ रेडियो है, सेल फोन में है, कि इस तरह से फ्रीक्वेंसी हम पकड़ लेंगे, ताकि हम, हमारा सेल फोन वर्क करे, हम वाईफाई से अगर किसी भी चीज से कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को, तो वहां पर अच्छा सिग्नल आ रहा हो, तो हम अपने को सेट कर लेते हैं, या फिर रेडियो में अगर हमें कुछ ट्यून इन करना है किसी सिग्नल को। इसी तरह से जितनी भी मैटर है हमारे तरफ, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ भी हमें मैच करने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। यानी कि जहां पे भी एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ मिलती है, तो वहां पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बहुत आराम से और तेजी से होने लगता है। तभी हम कहते हैं ना, कई बार, मतलब अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम नहीं भी पढ़ रहे थे और जब हम यहाँ ये सब नहीं जानते थे, तभी हम क्या कहते थे,
कहीं से सुनी सुनाई, या हमने वो कहे कि इसके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी ठीक बैठती है, बहुत अच्छी। यानी कि फ्रीक्वेंसी किस बात को, केमिस्ट्री जो हम कहते हैं, इसके साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती है। तो क्या हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत, इसके साथ मेरी वेवलेंथ अच्छी मैच करती है, ये हम बहुत आम बात में भी कह देते थे कई बार, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं पता था। यहाँ पे क्या है कि अब हम समझ रहे हैं कि अच्छा वो फ्रीक्वेंसी मतलब मैं उससे बात कर पा रहा हूँ, वो मेरी बात समझ पा रहा है, इसलिए हमारी फ्रीक्वेंसी सेट है एक दूसरे से, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, दो अच्छे फ्रेंड्स आपस में इसीलिए वो कर पाते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, उनकी वेवलेंथ मैच कर रही है। तो इसको हम और जानेंगे आगे। तो कहते हैं ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉज कैरीज इंफॉर्मेशन, यानी कि सारी जो फ्रीक्वेंसी है उनमें इंफॉर्मेशन है, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, है ना। तो अगर हम रेडियो वेव की बात करते हैं, हम जिस रूम में बैठे हुए हैं, जिसमें भी आप बैठे हुए हैं, अगर वहां पर रेडियो ऑन कर दें और वहां पर एक वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ उस रेडियो चैनल की है, तो हम वहां पर से एक सिग्नल को करेंगे और वहां पे गाना लगा लेंगे जो भी हमारा फेवरेट है, जहां जिस चैनल पे हमें आ रहा है। और या फिर न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ सुनेंगे, मैच के बारे में सुनना चाहते हैं तो मैच करेंगे, या फिर हम देखना चाहते हैं अगर टीवी में, तो हम उस चैनल की फ्रीक्वेंसी को के साथ अपने को सेट करेंगे हम, और वहां से हम ट्यून इन होकर के वो हमें इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी। तो इसी तरह से है कि ये जो है, अगर हम फ्रीक्वेंसी जरा भी बदल जाती है तो हम दूसरे स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जरा सा भी, है ना, इधर उधर हो। तो यहाँ पे क्या है कि इसी तरह से अगर आप देखोगे कि जो लाइट स्पेक्ट्रम है हमारा, अगर मैं अभी आपको एक इमेज दिखा दूंगी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दिखाती है। एक एक लाइट स्पेक्ट्रम का एक बनाया है फील्ड, जो एक फिगर है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेमोन्स्ट्रेट करता है। एक मिनट में जरा सा। तो शेयर कर सकते हैं, शेयर करने के लिए प्लीज मुझे एक्सेस दे दीजिए, प्रिया जी। सर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम बाद में देखते हैं इसको। तो आगे क्या है कि उसमें वो जो स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है अलग अलग, और जो जो भी लाइट स्पेक्ट्रम दिख रहा है उसकी अलग अलग कलर की रेज निकल रही हैं, उसके एरेज हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर सर आ जाएंगे तो वो एक्सेस दे देंगे तो मैं उसके बाद दिखाती हूँ। तो उसमें है, यस सर, थैंक यू। तो जैसे ये वाला देखेंगे आप, तो ये एक लाइट स्पेक्ट्रम बताया है। तो यहाँ कैसे है कि ये एक अलग वेवलेंथ, एक लाइट, देखिए ये एक बीम जैसा है जो एक लाइट स्पेक्ट्रम की तरह है, और यहाँ पे अलग अलग रेज हैं, कि हमारी जो गामा रेज होती हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, यानी कि उनकी वेव्स कम होती हैं, वेव्स कम होंगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो अभी हमारे गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड रे हैं, रेडियो वेव हैं, ये सारा क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे, इसमें रेडियो जो वेव्स हैं, रेडियो वेव क्योंकि हम उनको देख पाते हैं, हम उनको पकड़ पाते हैं, उसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है ना। तो कई चीजें रेडियो वेव ऐसी भी होती हैं जो हैं पर हमें नहीं दिख रही है, हमें दिखती थोड़ी है, उसको हम ट्यून इन करते हैं क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा बना दिया गया है। ऐसे इंफ्रारेड रेज हैं। तो हम जो आम अपनी आंखों से देख पाते हैं, जो विजिबल लाइट है, वो केवल इतनी सी है, 1%, केवल 1% है। ये जो मिडिल में आप
इन द मिडल विजिबल लाइट इज ओनली स्पेक्ट्रम, जो हम रियलिटी को परसीव कर पाते हैं, आम आदमी, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कॉमन मैन की जब फ्रीक्वेंसी है वो केवल इतना कर पाती है। उसके अलावा बहुत कुछ है हमारे चारों तरफ। सोचिए हम सिर्फ 1% है जिसको हम परसीव कर पाते हैं, बाकी चीजें हम पता ही नहीं है। 99% जो चल रही है हमारे चारों तरफ है, अभी भी है बहुत सारी, जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, ये जो जो पूरा स्पेक्ट्रम है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का है, फ्रॉम 0 पॉइंट से स्टार्ट है ना। और ये 0 पॉइंट फील्ड है और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इसका बढ़ता जा रहा है, यानी कि वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, और तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटते जा रही है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम होते जाती है, जैसे जैसे वेवलेंथ ज्यादा छोटी होती जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ते चले जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर इंक्रीज, जैसे इंक्रीज, तो उससे क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होती है। यहाँ पे वेवलेंथ जब इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी भी स्लो हो रही है। तो ये हमें याद रखना, अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी स्लो डाउन हो रही है और फ्रीक्वेंसी भी स्लो डाउन हो रही है। ये कॉमन, बहुत ही कॉमनली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया है। और फिर आगे क्या बता रहे हैं, आगे बताते हैं कि ये जो जितनी भी इसका जो 1% ऑफ हमने जो सेंटर वाला देखा, वही है मेजॉरिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जो जो बाकी 99% है वो ही है मैक्सिमम मेजॉरिटी, जो हम परसीव नहीं कर पाते हैं। और वो एक हमारे साथ जो नोन रियलिटी हम जो यूनिवर्स में है उसको हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं अपने सेंसेस से। तभी जब ध्यान में कहा जाता है कि हमें अपनी इंद्रियों से को भी से भी ऊपर उठना है, इंद्रियों को भी शट डाउन कर देना है ना। तो जब हम इंद्रियों से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम वो सारी चीजें देख पाते हैं जो हम अभी नहीं देख पाते हैं। जब हम इंद्रियों से जुड़े, इंद्रियों से जुड़े मतलब भौतिकता से जुड़े, हम क्या खाना चाह रहे हैं, हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, है ना। हमारा वो इंद्रियों का जो एक सिलसिला चलता है उसमें हम फंसे रहते हैं जब तक, तब तक हम बाकी जो 99% ऑफ रियलिटी है, नोन रियलिटी इन द यूनिवर्स, उसको हम नहीं देख पाते हैं, उसको हम परसीव नहीं कर पाते हैं। तो हमारी जो ये एबिलिटी है ना, वो क्या है। तो इसीलिए कहते हैं कि उस पार बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन हमारी कंडीशनिंग के वजह से, हमारे अम, बहुत तरह की बातों से, जो हम बाहर की तरफ से जुड़ जुड़ करके बहुत इंफॉर्मेशन उठा लेते हैं, उन सारे के वजह से क्या होता है, हम वो चीजें नहीं देख पाते क्योंकि हम इतने उलझा लेते हैं अपने आप को। तो कहते हैं यहाँ पर कि हम अपनी इन आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ जब लाइट की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे सारी लाइट की बात कर रहे हैं। जहाँ पे स्पेक्ट्रम जो दिखाया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज है, जो दिख रही है नहीं दिख रही है ना। वो एक विजिबल लाइट जरूरी नहीं है कि हमें दिख रही है, विजिबल लाइट की बात नहीं है यहाँ पे, उससे भी बियॉन्ड है। तो लेकिन लाइट तो सब में है। तो अब हम उसको और अच्छे से जानेंगे कि क्या बात कर रहे हैं। तो जब हम एक्सरे हैं, है ना, एक्सरे होता है, हम एक्सरे नहीं देख पाते लेकिन एक्सरे है। जब एक्सरे हो रहा था हम उसकी रेज देख पाते, नहीं देख पाते, पर जब वो फिल्म आती है तो हमें पता चलता है कुछ हुआ और हमारे सामने एक्सरे आता है ना। और ये किसने, ह्यूमन बीइंग ने ही क्रिएट करा। किस मेथड से, इसी मेथड से कि हाँ रेज हैं, उसी को ही उन्होंने, उस फ्रीक्वेंसी को टैप करके ही उन्होंने एक्सरे बनाए गए। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि ये एक फास्टर फ्रीक्वेंसी है। एक्सरे क्या है, एक फास्टर फ्रीक्वेंसी है, जो विजिबल लाइट फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, विजिबल लाइट जो हमें दिख रही है वो लाइट उससे फास्ट है, जो हमें नहीं दिखती, क्योंकि जब एक्सरे हो रहा है तो हमें दिख नहीं रही है वो रेज। इसीलिए वहां पे लिखा होता है एक्सरे रूम से कि हमें उसके पास नहीं रहना है। खास करके जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, कोई महिलाएं हैं जो फैमिली वे पे हैं, तो उन सबको दूर रहने की, क्योंकि वो दिख नहीं रही है पर रेज हैं, वहां पर रेज निकलेंगी, इसलिए वो हार्मफुल हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दूर रहें, है ना। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी ह्यूमन विजिबिलिटी, जो कॉमन मैन विजिबिलिटी है, जिसको हम लाइट बोलते हैं कि हाँ आमतौर पे आप लाइट, उससे वो फ्रीक्वेंसी फास्ट है। और उसकी फास्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, वेवलेंथ छोटी छोटी है उसकी, बहुत तेजी से भाग रही है, यानी कि बहुत स्पीड है उसकी।
तो जो मैटर है, मैटर क्या है, ज्यादा डेंस होता है, ज्यादा दिखता नहीं है हमें, है ना। तो जो हमें जो मैटर है वो क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा तेज हो रही होती है, बहुत ज्यादा। और अगर वो स्लो है ना, तो हमारी हम देख पाएंगे उसको, अगर इतना है। तो आगे वो बताते हैं कि हर एक जो वेवलेंथ है, अगर हमने जो वेवलेंथ अभी देखी है ना फ्रीक्वेंसी की, हाँ एक वेव जैसी है, एक पहाड़ उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है। अगर हम ऐसे इमेजिन करें कि बहुत सारे ऐसे पहाड़ वेव के बन रहे हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो, अगर चार पांच आप वेव्स देख रहे हो, है ना, एक पहाड़, फिर एक और, फिर एक और, तो वो एक वेवलेंथ कहलाती है। एक वेव यानी कि एक पहाड़, फिर दूसरा वेव, फिर एक, है ना। तो ऐसे करके वो फ्रीक्वेंसी, तो वो एक रिलेशनशिप बनाती है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बीच में। जितने साइकिल्स हम देखते हैं जब किसी का ईईजी होता है या ईसीजी होता है, तो उसमें ऐसे वेवलेंथ ही वो लोग देखते हैं ना डॉक्टर, और यहाँ पे डॉक्टर विजय हैं, वो बताएंगे ज्यादा अच्छे से, इसको बाद में हम इनसे सुनते हैं। तो वो वेवलेंथ है ऐसे। तो कहते हैं हम अगर अपनी आंखों को ऐसा इमेजिन करें कि हाँ वेव ऐसे ऐसे जा रही है, और अगर आप एक अपनी आंख यहाँ से और उस तरफ वेव तक देखेंगे, तो वो एक हिल की वैली जैसी दिखेगी। और ये एक ऐसा दिखेगा कि वेव जैसे समुद्र में है, उस तरह से ये वेव चल रही है। तो जब हम ये जो डिस्टेंस है एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक का, उसको वेवलेंथ कहते हैं। और वो हर्ट्स में, इसका मेजरमेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। तो जितनी फास्ट होगी फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ उसकी शॉर्ट होगी, यानी कि पास पास में होगी, है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी स्लो होगी, तो वेवलेंथ बड़ी होते चली जाएगी। तो ये हमें याद रखना है। और कलर जो रेड है ना, वो फ्रीक्वेंसी स्लो दिखाता है, और जो कलर ब्लू है वो फ्रीक्वेंसी को ज्यादा तेज दिखाता है। अगर आप कभी भी आपको देखना है और आप उसको कहीं पर भी इस तरह का है, तो देखेंगे कि जो रेड कलर की है वेव्स, वो जो वो स्लोअर है, और जो ब्लू कलर की हैं वेव्स, वो फास्टर फ्रीक्वेंसीज हैं। तो आगे हम जानेंगे कि हमारी जब, अगर एक एक कर्लियन फोटोग्राफी के नाम से बहुत फेमस है, रशियन इलेक्ट्रिशियन हुआ करते थे, जिन्होंने 1939 में एक रशियन जो इलेक्ट्रिशियन है और अमेच्योर है, वो है, उनका नाम है सेमियोन डेविडोविच किर्लियन। तो किर्लियन फोटोग्राफी बहुत ही फेमस है। किर्लियन फोटोग्राफी में उन्होंने, जो ये डॉक्टर सेमियोन है, उन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी थी, जिसमें उन्होंने उन्होंने इमेजेस को कैप्चर किया था। और वो इमेजेस थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, विद्युत आकर्षण क्षेत्र की। अ, हर एक, चाहे वो कोई भी मैटर हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जीवित हो या मरा हुआ हो कोई, तो उसके, मान लीजिए जैसे जीवित और मृत्यु क्या कहते हैं, अगर पेड़ है ना, कोई जीवित पेड़ का उन्होंने ट्रंक लिया, का थोड़ा सा स्लाइस लिया, या फिर कोई एनिमल लिया उन्होंने, जीवित कोई भी प्राणी, और या फिर नॉन लिविंग मैटर, कुछ भी, सब्जी है या कुछ है, या कुछ भी जिसको हम नॉन लिविंग समझते हैं, मेज कुर्सी आदि, तो उन सब का उन्होंने ये विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, वो उसकी फोटो कैप्चर करने की उन्होंने मशीन डेवलप करी। और जब उन्होंने पाया, उन्होंने जब ये शीट फोटोग्राफिक फिल्म जो उन्होंने निकाली, उन्होंने मेटल पे, उस फिल्म को जब मेटल प्लेट पे रखा, और उसके ऊपर उन्होंने फिल्म के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखा, और एक हाई वोल्टेज करंट डाल करके उन्होंने, जब वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ ऑब्जेक्ट में, तो उनको एक फिल्म मिली। और उस फिल्म में उन्होंने देखा कि वो जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है उस चीज का, चाहे वो जीवित है या अजीवित है, वो उसका कैसा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो उससे उनको पता चलता था उस चीज की हेल्थ कैसी है। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, लीफ के पत्तियों को ले ले करके करे उन्होंने, सब्जियों को ले ले करके करे, फिर उन्होंने प्राणियों को ले ले करके करे, जैसे तितलियां हैं, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स को लेकर के उन्होंने करे। और उससे उन्होंने दिखाया कि वो डायग्नोस कर पा रहे थे कि उन चीजों की हेल्थ कैसी है। वो
अगर कोई मैटर ऐसा है जो नॉन लिविंग है तो वो यूजफुल है कि नहीं, वो किसी काम का है कि नहीं है ना। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो पता चले कि ये काम का है नहीं या कैसा है इसका, तो वो सारी चीजें वहां से मापी जा सकती थी। तो ये मैं भी आपको दिखाती हूँ, कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास। तो उन्होंने देखा कि कैसे हो सकता है कि उन्होंने करीब लगभग 3 डेकेड यानी 30 साल उन्होंने ये स्टडी करे। उन्होंने जर्मन एक और थे उनके साथ, उन्होंने एक फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप थे जो उन्होंने पीएचडी करी है, उन्होंने बायोफिजिस्ट हैं, जर्मन बायोफिजिस्ट। और उन्होंने बायोफोटॉन्स की स्टडी करी है। बायोफोटॉन्स क्या होते हैं? बायोफोटॉन्स होते हैं लाइट पार्टिकल्स, एकदम लो इंटेंसिटी छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स जो हमारे हर किसी के अंदर है, हमारे सबके अंदर है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम जब कहते हैं हम लाइट बीइंग्स हैं, हम तो लाइट है ना, हम तो प्रकाश हैं, तो ये यहाँ साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम सब प्रकाश हैं। तो हमारे अंदर है, या कोई भी मैटर है उसके अंदर लाइट पार्टिकल्स होते हैं। और वो हमारे अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक हमारे ही डीएनए में होते हैं ये। और उनके अंदर से लाइट निकलती है। अब वो लाइट का प्रकाश जैसे जैसे जो ध्यानी होते हैं वो इतना बढ़ जाता है कि हम वो उसको हेलो के रूप में हमने जाना कि वो प्रकाश में है। लेकिन आज की तरह में अगर हम देखेंगे तो वो व्यक्ति का जो आभा मंडल होता है बहुत चमक रहा होता है, बहुत सुंदर से चमक रहा होता है ना। तो कहते हैं कि ये जो रिसर्च करी उन्होंने, उन्होंने पाया कि इस इंफॉर्मेशन जो इन सारी चीजों में इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ही इफेक्टिव है सेल को जानने के लिए, ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए, अलग अलग जगह को। और एक बहुत ही बहुमूल्य रोल प्ले करती है। बायोफोटॉन्स हैं वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं। हम सेंसिटिव कैमरा उसके लिए ऐसे नहीं देखे, बहुत ही अलग तरह के सेंसिटिव कैमरा बनाए गए, उन्होंने उन लोगों ने रिसर्च करके बनाए, जिससे कि वो मेजर किया जा सके कि ये जो निकल रही है, ये लाइट निकल रही है बायोफोटॉन से व्यक्ति के अंदर या वस्तु के अंदर, उसको मापा जा सके कि कितनी स्ट्रांग है, कितनी इंटेंस है, कितनी वो सामंजस्य में है एक दूसरे के साथ। ये चीजें वो मापी जा सकती हैं। इसके लिए मैंने अर्जेंट है इसका, सॉरी। तो जो ये बायोफोटॉन्स की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि बहुत ही उसमें इतना ज़्यादा ये रिसर्च के बाद ये इतनी जानकारी मिली है कि हमें पता चल सकता है कि ये इसकी इंटेंसिटी कितनी है, किसी के अंदर जो ये बायोफोटॉन्स हैं वो कितने सामंजस्य में है एक दूसरे के साथ। सामंजस्य में मतलब हर एक डीएनए में जब ये है सेल्स के अंदर, तो वहां पर अ, क्या वो एक दूसरे, अब हम जहां भी हमने अभी तक बात करी, लाइट है अगर तो वहां पे एनर्जी भी है ना। एनर्जी है तो वहां पर कम्युनिकेशन है, यानी कि इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन है अगर तो वहां पे ये जो ऊर्जा क्षेत्र है वो है। तो हमारी बॉडी में भी जो अलग अलग पार्ट एक दूसरे से सामंजस्य में रहते हैं, या एक एक सेल अपने एक दूसरे के सामंजस्य से, वो किस पे डिपेंड करता है? इसी प्रकाश पे जो हमारे अंदर ये बायोफोटॉन्स है। अगर उसका प्रकाश कैसा है उसको माप लिया अगर और जान लिया कि कैसा हेल्थ है, तो अगर वो उसका प्रकाश बहुत अच्छे से आ रहा है या एक लेवल तक जैसे होना चाहिए वैसा है, यानी कि वो वस्तु या व्यक्ति एकदम हेल्दी है, काम अच्छे से हो रहा है अंदर उस जगह में भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें है कि हमारी जो अगर हमें लाइफ है या हमारी हेल्थ है, हमारा जीवन है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो हमारे किस पे निर्भर करता है कि जो हमारे सेल हैं वो एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं क्या, उसमें इंफॉर्मेशन आराम से फ्लो हो रही है क्या। यानी कि हम कहते हैं ना कि जैसे ही हम इंद्रियों से कुछ परसीव करते हैं कि हमने कुछ सुना और वो सिग्नल हमारे ब्रेन पे गया, ब्रेन ने वो मसल्स को दिया और मसल्स ने उस जगह भेजा जहां पर वो कार्य करना है उस जगह का, तो हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। ये सब में क्या है, एक इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है और वो सेल एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहां पे भी हम एक दूसरे से बात हो रही है हमारे सेल के अंदर, वो कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल स्मूथली होनी चाहिए, बहुत आराम से अगर एक दूसरे के साथ हो रहा है। और वो कब होगा? जब ये लाइट बहुत अच्छी होगी हमारे अंदर, तब हमारे वो पूरा जो व्यक्तित्व है किसी भी वस्तु का भी या हमारे पर्सनालिटी का, वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि पूरी तरह से हेल्दी है। तो उन्होंने ये भी डिस्कवर करा, पॉप ने, जो ये साइंटिस्ट हैं, जर्मन साइंटिस्ट, कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है
मान लीजिए सेल है उसमें जितनी लाइट आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि सामंजस्य नहीं है उस जगह, उसका जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है ठीक नहीं है। सेल ऑर्गेनाइज नहीं होंगे उस कारण से, क्योंकि उनमें आपस में ही नहीं बातें, कोई इधर जा रहा है, तो इस कारण से वो अनहेल्दी माना जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से अभी आपके पास स्लाइड्स थोड़ा सा शेयर करके बताती हूँ इसका। तो ये तो हमने अभी बात करी, ये कि वेव क्या होती है, एक पॉइंट से ऐसे जितने जा रहे हैं ये वेव लेंथ कहलाता है। और ये जैसे हमने अभी बात करी थी कि फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो वेव लेंथ छोटी है ना। और इसके साथ है ये है जो किरलैंड फोटोग्राफी है, यहाँ पे टमाटर की है, ब्रोकली की है, लीफ की है, पत्तियों में देख रहे हैं आप। तो यहाँ देखेंगे कि कोई कोई पत्ती में उतनी लाइट कहीं कहीं पे नहीं है, क्योंकि वो पत्ती खराब हो गई है, कहीं पे बहुत अच्छी से जा रही है। ऐसी कोई ब्रोकली में लाइट बिल्कुल नहीं, कोई टमाटर है जैसे, है ना। तो हम अगर ये तो एक्सपेरिमेंट, जैसे अगर हम पिरामिड का एक्सपेरिमेंट तो आप लोग ने किया होगा, पिरामिड के नीचे अगर फ्रूट्स को रख देते हैं कुछ है तो वो खराब नहीं होते, कभी सड़ते नहीं, भले ही बुझ जाएंगे पर सड़ते कभी भी नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये टमाटर है ये अगर पुराना है या अच्छा नहीं है ना, इतना योग्य नहीं है इसको यूज करने के, यूज लायक नहीं है, तो ये कैसा है, ये जो टमाटो है, ये इसकी फोटोग्राफी में आया है कि इसकी जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो पूरी तरह से नहीं प्रकाशित हो रहा है, इसलिए इसको माना गया है कि ये अच्छा नहीं है। ये वाला जो रॉ टमाटो, ये कुक्ड टमाटो है, इसीलिए कहा जाता है कुक्ड। जो जब हम उसको किसी भी चीज को पका देते हैं तो पकाने के बाद उसकी ऊर्जा कैसी हो जाती है, माना जाता है कि जितना रॉ खाएंगे उतना अच्छा है हमारे लिए, इसीलिए सैलेड्स वगैरह ज्यादा खाएं, या जो भी वेजिटेबल्स हैं, हम अगर उसको रॉ खाएं तो वो ज्यादा अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया है जो एक कुक्ड टोमेटो है उसका जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो उतना नहीं उज्जवल है, पर जो रॉ टोमेटो है उसका बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही अ, ये ब्रोकली का है, जो कुक्ड ब्रोकली है उसकी लाइट बहुत कम हो गई है, जो रॉ है उसकी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो पत्तियां थोड़ी पुरानी है या सड़ गई हैं तो उसकी लाइट में फर्क आ जाता है। और यहाँ पे उन्होंने कुक्ड मीट की भी वैसे ही बात करी है, जो लोग नॉनवेज हैं, कि अगर कुक कर दिया जाता है तो उसमें भी यही पाया जाता है। तो ये जो बायोफोटॉन्स हैं हमारे पूरे ब्रेन में, हमारे डीएनए में लाइट की तरह चमकते हैं पूरे। और ये इसीलिए हम, जो कहा जाता है लाइट बीइंग है, वो खाली वर्बोलॉजी नहीं है, वो एक्चुअली में हमारे अंदर ये बायोफोटॉन्स हैं जो लाइट एमिट करते हैं। और इन्हीं के कारण हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, हमारा ऑरा है, हमारे प्राण है, वो निर्भर करता है कि हमारे अंदर कैसा प्राण है, क्या हेल्दी है हम, नहीं है, है ना। तो वो हमारा प्राणिक बॉडी पे डिपेंड करता है। तो, तो आइए अभी के लिए हम ना जानते हैं। तो इसी के बारे में उन्होंने क्या बताया कि हमारी जो ये वाइटल लाइफ फोर्स है ना, अगर, तो ये हमारे मैसेजेस क्रिएट कैरी करती है हमारी बॉडी में। और जब हम इसको देखेंगे कि जब हम स्ट्रेस मोड में होते हैं, है ना, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तब भी हमारी लाइट बुझ जाती है, कम हो जाती है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम कितने मटीरियलिस्ट हो गए हैं, कितने लाइफ, हमारा फोकस कहाँ पे जा रहा है ज्यादा। तो जब हम अपने स्ट्रेस मोड को ऑन रखते हैं तब क्या होता है हमारे अंदर, यही होता है हमारे अंदर, हम भी ऐसे हो जाते हैं, कुक्ड हो जाते हैं हम, है ना। तो हम कुक्ड हो जाते हैं यानी कि हमें स्ट्रेस ने कुक कर डाला है हमें, तब हमारा भी ऐसे ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी तरह से प्रभावित होता है, जो अभी हमने जाना है, अभी हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, हमारा ऑरा इसलिए है। तो जब हम अभी देखेंगे, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो अगर हम अपना आराम से आंखें बंद करके बैठेंगे, है ना, और हम पूरी तरह से जो हमारा बाहर का
वातावरण है, उससे अपने आप को पूरी तरह से अपने भीतर खींच लीजिए। मतलब अपने को, अपने प्राण को पूरी तरह से, एक कहते हैं ना, अपने भीतर ले आइए। जो आपने 2 मिनट के लिए अगर ऐसा करेंगे कि जो भी आप बाहर की तरफ देख रहे हैं उसकी जगह सब कुछ बंद कर दीजिए। जहां भी ध्यान गया है अभी बाहर की तरफ, उसको छोड़ करके अपना ध्यान सिर्फ अपने भीतर ले आइए। जब आप धीरे धीरे देखेंगे तो हमारी जो, हम बाहर की फ्रीक्वेंसी से जो जुड़े हुए थे अभी तक, है ना, वो हम अपने अंदर वो सारी ऊर्जा को लेकर के आ रहे हैं। जो ऊर्जा हमने बाहर बिखेरी हुई थी, वो ऊर्जा धीरे धीरे हम शांत होते हुए और अपने भीतर लेकर के आ रहे हैं। जब भीतर लेकर के आ रहे हैं तो जो हमें अभी कभी कभी धीरे धीरे हमें अपने ही अंदर प्रकाश दिखता है धीरे धीरे, वो हमें आंखें जब खुली होती हैं तो पता नहीं चलता है, दिखता नहीं है। ऊर्जा लेवल हमारे अंदर बढ़ जाता है अचानक से, जैसे ही हम आंखें बंद करके बैठते हैं। और जब हम और गहरे अपने भीतर चले जाते हैं, बाहर से हम पूरी तरह अपने, बाहर से मतलब अपने शरीर को भी हम भूल जाते हैं, अपने इंद्रियों को से भी हम कट ऑफ हो जाते हैं। जब हम अपने को पूरी तरह से भूल जाते हैं, है ना, हम जानते हैं कि मैं नहीं हूं ये बाहर। तो धीरे धीरे जब हम जाते हैं तब हम एक नए लेवल की लाइट और इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ जाते हैं। और तब जब क्या होता है, तो हमारे अंदर सिनोट्रॉफी, इनहैंस्ड ऑर्डर जब होता है, यानी कि तब क्या होता है ये, कि जब हम बहुत आराम से बैठते हैं और हमारा अ, हम किसी चीज को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं। मतलब हम कोई डिसीजन, जब हमें कुछ ऐसा कार्य है हमारा कि हमें कोई निर्णय लेने वाला कार्य है, यहाँ जहाँ हम अच्छे से कुछ मन लगा के कर रहे हैं, आनंद लेकर के हम कुछ काम कर पा रहे हैं, है ना। और जब हमारे अंदर मन शांत है एकदम, हम हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई हलचल नहीं है, उस एक्सपीरियंस को सिनोट्रॉफी कहा जाता है, यानी कि इनहेंस्ड ऑर्डर। तो हम सिनोट्रॉफी में हैं या हम एंट्रॉफी में हैं। एंट्रॉफी यानी कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा हलचल चल रही है, हमारा फिजिकल ब्रेक डाउन हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, हृदय की गति बहुत तेजी से चल रही है ना। ऐसा लग रहा है कि बीपी बढ़ गया है, इधर उधर कुछ हो गया, यानी कि ऑर्डर में नहीं है, सब कुछ इंफॉर्मेशन बॉडी की इधर उधर चले गई है पूरी की तरह, सामंजस्य नहीं है, कोहेरेंस नहीं है हमारे अंदर। तब क्या है, तब वो एंट्रॉफी कहलाती है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम उस समय, जब हम एंट्रोफी वाले मोड में है, यानी कि डिसऑर्डर मोड में है, फिजिकल ब्रेकडाउन है, हमारे अंदर हलचल है, तब हम उस समय कुछ फेंका फाकी नहीं करके हम आराम से बैठ जाएं एक जगह में, बैठ बैठ जाएं एक्सेप्टेंस के मोड में कि हाँ ये चल रहा है, बैठ जाओ। और धीरे धीरे हम शांत हो जाएं। ध्यान हम क्या करें, कोई जो जितना भी एनालिटिकल ब्रेन था हमारा सुन रहा है, उसको हम बिल्कुल शांत कर दें। तब क्या होता है, हम फिर से ट्यून इन करने लगते हैं। जिस भी काम को हमें करना है वहां पे हम उसको फिर से अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, जो भी हमारा काम है उसको हम अच्छे से फिर से करना शुरू कर पाते हैं। लेकिन अगर हम अशांत होंगे और अशांत हम करते जाएंगे, यानी कि दूसरा व्यक्ति हमारे सामने वाला रिएक्ट कर रहा है और हम उसकी तरफ रिएक्ट कर रहे हैं, तब क्या होता है, सब कुछ स्टॉप हो जाता है। तो वो एंट्रोफी कहलाता है। तो यहाँ पे वही पता है कि हमें अपने आप को शांत करने का महत्व क्या है। हमारे सेल आपस में बात करना शुरू कर दें, वहाँ की जो लाइट है, जिसमें इंफॉर्मेशन है, जिसमें ऊर्जा है, वो एक दूसरे के सामंजस्य में आना शुरू कर दें। तब हम कहलाते हैं कि अब हम पूरे योग्य हैं किसी कार्य को करने के लिए।